हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल का जो लेक्चर नंबर 1 है वो हो चुका है कंप्लीट और आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के जो हमारे एक्ट्स हैं वो। पर एक बार उससे पहले जो हमने कल किया था उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो कल हमने किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी थी। एक तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में। सेकंड हमने बात करी थी कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। थर्ड हमने बात करी थी कि जो ब्राइब्स हैं यानी अब कोई भी ब्रिटिशर ना तो भारत से ट्रेड कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और दूसरा, कोई भी भारत के राजाओं से रिश्वत नहीं मांगेगा। फोर्थ हमने बात करी थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। बॉम्बे और मद्रास को उसके सुबॉर्डिनेट कर दिया था। ये 4-5 बातें जो हैं हमने कल करी थी। और हमने ये भी बात करी थी कि किन रीजंस की वजह से ये एक्ट कामयाब नहीं रहा और हमें एक और एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन जर्नली आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो। अब इसकी बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसका दूसरा नाम एक और है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसी एक्ट को कहा जाता है, इसी कानून को कहा जाता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए या उनकी पावर्स को कम करने के लिए। अब ये जो कानून पास किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब तक भारत के अंदर अगर 1784 से पहले की बात करें तो कंपनी को एक ही अधिकार मिला था ब्रिटिश जो क्वीन थी या ब्रिटेन की महारानी थी उससे, कि वो इंडिया में जाके व्यापार कर सकती है। पर यहाँ पे इन्होंने साथ साथ में क्या किया, इन्होंने व्यापार के साथ साथ में अपना साम्राज्य भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 2 काम करना स्टार्ट कर चुकी है। एक तो है आपका ट्रेड और दूसरा है आपका क्या, पॉलिटिकल सिस्टम। एक तो है पॉलिटिकल मैटर्स, दूसरा है कॉमर्शियल मैटर्स। अब 2 काम भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो इन 2 कामों को हैंडल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अलग से डिपार्टमेंट बनाए। एक का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरे का नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा, वो आपका देखेगा पॉलिटिकल मैटर्स को, यानी जो राजनीतिक मामले हैं या भारत के अंदर किस तरीके से विस्तार किया जाएगा वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपका देखेगा किन चीज़ों को, वो आपका देखेगा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड किस तरीके से करेगी, क्या करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको हैंडल करेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 मेंबर थे, जिसमें से एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट खुद था, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी व्यक्ति बनता था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भी बनाया जाता था। एक चांसलर ऑफ एक्सचेक्योर और 4 प्रिवी काउंसलर्स थे इसके अंदर, जो देखेंगे कि कैसे किस तरीके से मामले जो हैं वो चल रहे हैं भारत के अंदर। यहाँ पे हमें ड्यूअल सिस्टम दोबारा से देखने को मिलेगा। वैसे तो ड्यूअल सिस्टम जो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ड्यूअल सिस्टम। अब ड्यूअल सिस्टम क्या है, ड्यूअल सिस्टम यही है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो 1773 का जो एक्ट हमने किया है उसके अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था। ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था क्योंकि पहले क्या था, निज़ामत अलग के पास थी और आपके दीवानी अधिकार अलग के पास थे। 1773 में दीवानी और निज़ामत दोनों ही ब्रिटेन के पास चले गए, या ब्रिटेन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दोनों चले गए थे। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम अबोलिश कर दिया गया था 1773 में। और यहाँ पे हमें ड्यूअल सिस्टम देखने को मिलता है, एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
अब ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि इनका काम है ट्रेड करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है पॉलिटिकल अफेयर्स को भारत के अंदर देखना। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे ये दो चीज़ें हुई अब तक। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यानी इस कानून ने ये भी कहा कि भारत के अंदर जितने भी सिविलियन या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको बताना होगा कि उनकी इंडिया के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है और ब्रिटेन के अंदर उनके पास कितनी संपत्ति या प्रॉपर्टी है ज्वाइन करने के 2 महीने के अंदर अंदर। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि यहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। तो ये देखने के लिए कि अपॉइंट होने के बाद उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे पहले कितनी थी, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मे भी इतनी इन्होंने करप्शन करी है या नहीं करी। इस करके इन्होंने ये सारी चीज़ें करी कि वो बताएगा उसके पास टोटल कितनी संपत्ति है इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। इसी के साथ में अगर हम बात करें, पहली बार ये कहा गया कि जितनी भी संपत्ति इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओन करती है वो ब्रिटिश पोजेशन है। कंपनी की नहीं कहा, उन्होंने कहा ब्रिटिश पोजेशन है, यानी ब्रिटेन की संपत्ति है ये, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन के लोगों की आप कह सकते हो। तो ब्रिटिश पोजेशन शब्द कब पहली बार यूज़ किया गया, तो ये यूज़ किया गया 1784 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब अपा ने बात करी थी कि एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का तो सीधा सा काम है, वो व्यापार देखेंगे, पर उन्होंने भारत के अंदर प्रशासन करने की पावर किसे दी थी, तो प्रशासन करने की पावर उन्होंने दी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि पहले तो कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट कर रही थी, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंपनी को सुबॉर्डिनेट बना दिया गया। 1773 के एक्ट में लिखा गया था कि जो कंपनी है वो रेगुलेट करी जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, पर 1784 में इन्होंने क्या कह दिया कि कंपनी रेगुलेट नहीं, कंपनी सुबॉर्डिनेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये बात इन्होंने ऐड करी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है, कि अब तक जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दिया है कि जो आपकी मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, आपकी व्यापार करने की जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाएंगी इंडिया के अंदर ब्रिटेन की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। आई थिंक इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या आई, दिक्कतों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 1-2 दिक्कत जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और क्या हैं वो आप कह सकते हो ड्रॉबैक्स हम इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अगर बात करें तो भाई एक तो जो कमी थी, अब देखो मैंने कहा 1784 में एक एक्ट पास हुआ है, तो 1793 में 9 साल के अंदर ही क्यों अगला लेके आए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कुछ कानून बनाते हैं, उस टाइम कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, वो अगला एक्ट लेके आएंगे। अब देखते हैं क्या कमी रही। इसके अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से इन दोनों में हमें कई बार डिस्प्यूट देखने को मिलता है डिसीज़न को लेके। तो ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक कमी थी जिसकी वजह से हमें आगे और एक्ट को पास करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा 1784 के एक्ट तक। अगर किसी भी बंदे को डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। अब बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, अब 1813 से पहले एक और भी था भाई, और उसका नाम है 1793। तो एक बार मैं उसके 2-3 प्रोविजंस हैं वो बता देता हूँ इस साइड। तो
तो 1793 का एक एक्ट था जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस अधिनियम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी पे करी जाएगी इंडियन रिवेन्यू से, यानी भारत से जो रिवेन्यू इकट्ठा कर रही है ना कंपनी, उसी रिवेन्यू में से सारे आपके ऑफिसर्स की या कर्मचारियों की सैलरी पे करेगी कंपनी। सेकंड, इन्होंने इसके अंदर जो बात लिखी वो कहा कि एनुअली कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए पे करेगी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल जो आपकी कंपनी है वो 5 लाख रुपए पे करेगी। ये दो बातें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा थर्ड जो बात है वो इन्होंने कही कि अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर अगर इंडिया को छोड़ता है, ठीक है, लीव इंडिया, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं भारत को छोड़ रहा हूँ और बिना परमिशन के वो नहीं छोड़ सकता। नॉट लेफ्ट विदाउट परमिशन, वो बिना परमिशन के इसको नहीं छोड़ सकता। नॉट लेफ्ट विदाउट परमिशन। भाई इसमें कोई डाउट, ये 3-4 ही बातें हैं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं कि भाई हम सोचें कि ज़्यादा ही चीज़ें इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो मेन तो यही बातें हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर हमें एक तो ये बात देखने को मिलती है कि सैलरी जो है जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के उनको जितना भी इंडिया से रिवेन्यू आता है उसी में से मिलेगी। एनुअली 5 लाख रुपए पे करेगी कंपनी, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हम वो इंडिया को नहीं छोड़ सकते बिना परमिशन के या बिना बताए। हमें ये चीज़ भी यहाँ पे नोटिस करनी होगी। अब आते हैं दोबारा से हमारे एक्ट के ऊपर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे लिए बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आया भाई 1813 में। ये जो चार्टर एक्ट है ये टोटल 4 आए हैं, 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 4 चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हमने बात कर ली है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे को इसके बारे में भी 2-3 चीज़ें जाननी है तो वो मैंने उसको पहले ही बता दी हैं। तो नेक्स्ट आते हैं 1813 के ऊपर। अब क्या हुआ, कंपनी जो है वो भारत के अंदर व्यापार कर रही है और जब कंपनी बनी थी 1600 में तो उसको मोनोपोली मिली थी 200 सालों के लिए, यानी वो 200 साल पूरे हो चुके हैं 1800 AD में, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ 1800 के समथिंग जो नेपोलियन है वो फ्रांस के अंदर अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा और उसने क्या किया, जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी उनका व्यापार बंद कर दिया। उसने कहा कि ब्रिटेन से हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब जो ब्रिटेन के मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको काफ़ी जो लॉस है वो फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो और व्यापारी थे ब्रिटेन के अंदर उन लोगों ने डिमांड करी कंपनी से कि हमें भी भारत के अंदर जाके व्यापार करने की परमिशन मिले, क्योंकि हम फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर व्यापार नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। तो इन्हीं सारे दबावों के चलते हुए क्या हुआ, जो कंपनी है उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी जाएगी यहाँ पे, और मोनोपोली रहेगी सिर्फ 2 चीज़ों में। एक तो चाइना के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यही 2 मोनोपोली जो हैं वो कंपनी की हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 1833 तक। और ये जो मोनोपोली हैं ये एक्सटेंड करी गई हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, यानी अगले 20 सालों तक सिर्फ चाय के साथ और चाइना के साथ व्यापार कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट टू बी नोटेड माय मिलोड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। अब इस 1813 के एक्ट में बातें क्या क्या लिखी गई हैं वो हमें देखनी है, और हम देखेंगे कि कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं। तो 1-2 दिन लगेंगे आपको मेरे साथ कनेक्ट होने में, जुड़ने में, समझने में सारी चीज़ें। तो जब तक आप चीज़ों को एक बार अच्छे से ध्यान से सुने और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं।
अब क्या क्या प्रोविज़न थे इसके अंदर? पहली बात तो ये हमने कहा था 1784 में कि ब्रिटिश पोजेशन कह दिया जितनी भी संपत्ति भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिश पोजेशन है वो क्राउन की सोवर्जिनिटी के अधीन आता है, यानी जो ब्रिटेन की संपत्ति है इंडिया के अंदर उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसका अधिकार है? क्राउन का अधिकार है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। ठीक है, एक बात तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है ट्रेड के बारे में, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म करी, पर दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि चाय के साथ और चाइना के साथ व्यापार करेगा सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। पर यहाँ पे एक चीज़ जो हमें नहीं बताई जाती और ऑप्शन में आ जाती है कई बार, तो हम कंफ्यूज होते हैं, वो है आपका ओपियम, यानी कि अफीम का व्यापार भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नोट इम्पोर्टेंट, मैं लिख देता हूँ इतनी, पर बताना हमारा फ़र्ज़ है तो बता देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, कुछ भी आ सकता है। अनदर जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें ये था कि जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनको भारत में आने की परमिशन मिल चुकी है, वो भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें 1813 के अधिनियम में उनके द्वारा कही गई कि अब आओ मिशनरीज और धर्म के बारे में फैलाओ, जो तुम्हें फैलाना है सब कुछ करो। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट ये था कि 1 लाख रुपए पहली बार ग्रांट किए गए, किस चीज़ के लिए? एजुकेशन फॉर इंडियंस, भारतीयों की एजुकेशन के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 1 लाख रुपए अलॉट कर दिए, पर किए तो हैं 1813 के अधिनियम में, पर ये मिलेंगे कब? ये मिलेंगे 1823 में सबसे पहली बार। और जिस टाइम ये 1 लाख रुपए इन्होंने दिए थे उस टाइम जितना भी बजट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लगभग उसका 2% उन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया एजुकेशन पे। खर्च इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटेन से हमें कोई बंदे ना लेके आने पड़े काम कराने के लिए, लाइक क्लर्क टाइप। उन्होंने भारत के लोगों को ही शिक्षा दी ताकि वो कम पैसे में उनके लिए काम कर सकें। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 2% बजट का 2% वो एजुकेशन पे खर्च करते थे। तो टोटल बजट कितना था भाई? तो टोटल बजट एस्टिमेटेड बताया मैंने, ये 2%, टोटल जो बजट है वो तो इनका सिर्फ 48 लाख का ही था। ठीक है, फॉर इंडिया तो लगभग 2 समथिंग ही हो जाता है राउंड ऑफ करके अगर चले तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो चार्टर एक्ट है 1833 का, इसमें मैंने बहुत सारी बातें तो आपको पहले ही बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कंपनी जो व्यापार करने का काम करती है, उस काम को इन्होंने बंद कर दिया और कंपनी को काम दिया कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को संभालेंगे भारत के अंदर जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनी है या जहाँ जहाँ ब्रिटेन का अधिकार है। इन्होंने अंग्रेज़ों को सॉरी ये 1833 का एक्ट था, मैंने ये बात आपको नहीं बताई। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नेक्स्ट एक्ट है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हमने 1813 को कंप्लीट कर लिया है। एक सेकंड, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं रहा मेरे को। हाँ, तो नेक्स्ट जो एक्ट है वो फिर 20 साल बाद आया। मैंने बताया टोटल 4 एक्ट आए हैं और हर एक एक्ट 20 साल बाद आया है। तो नेक्स्ट जो एक्ट है वो आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या है, 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 2 काम कर रही है, एक तो व्यापार का और दूसरा प्रशासन का। अब इन्होंने कहा व्यापार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना टैक्स आ रहा है कि हम सब कुछ इसी से कर सकते हैं। तो इन्होंने भारत के अंदर जो अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको बंद कर दिया कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करेंगे भारत के अंदर। ये हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखने को मिलता है। अब मैंने बता दिया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया इन्होंने इंडिया में आने के लिए, पर मेन बात ये है कि सेटल हो सकते हैं वो फ्रीली इंडिया में कहीं भी। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही गई 1833 में।
क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकते हैं, धर्म फैला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर अगर कोई ब्रिटिशर क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा भी अगर कोई बंदा भारत में आना चाहे, ज़मीन लेना चाहे, तो डेफिनेटली वो ले सकता है। इस एक्ट ने उनको ये पावर दे दी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इससे पहले ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी इंडिया। ठीक है, इससे पहले आप ईस्ट इंडिया कंपनी मान के चलो, एक व्यापारिक वो था, ग्रुप था जो भारत के अंदर व्यापार कर रहा है और कहीं ना कहीं उसने कंट्रोल कर लिया है प्रशासन के ऊपर भी। पर यहाँ पे पहली बार जो ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अधिकार किया था उसको लीगल कर दिया कि ये जो किया है ये बिल्कुल सही है और ब्रिटेन की कॉलोनी है भारत। अब मेन बात ये है कॉलोनी क्या होती है हमें यही नहीं पता भाई। तो जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री के ऊपर अपने बेनिफिट्स के लिए वहाँ से व्यापार करे, वहाँ पे रूल करे, ठीक है, उसको कहते हैं कि कॉलोनी बन गया भाई ये कंट्री तो उसकी। तो ब्रिटेन जो है अपने फ़ायदे के लिए भारत से व्यापार करता था, ना कि भारत के फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो इस करके ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर, और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको थोड़ा अलग से लिखते हैं। ठीक है, अब आपा ने बात करी थी कि 1784 में कि पहली बार ये कहा गया कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, 1813 में कहा गया क्राउन सोवर्जिनिटी। ठीक है, कि भाई क्राउन के अधीन आती हैं ये सारी संपत्ति जितनी भी भारत के अंदर है। पर 1833 में इन्होंने कह दिया कि ये जितनी भी संपत्ति कंपनी की है ना वो किसके नाम पे है, वो उनके मैजेस्टी के नाम पे है। यानी ये सारी की सारी संपत्ति ना तो ब्रिटेन की है ना और किसी की है, वो है उनके राजा की या जो भी वहाँ की रानी बनेगी। ये बात इन्होंने कही 1833 के एक्ट के अंदर। अगर किसी भी बंदे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा से हमने रिपीट कर दिया है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या बात लिखी इंपॉर्टेंट है भाई, सो ये अब इससे पहले क्या था मैंने बताया था, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बना पहला, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना 1773 में, लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भारत का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। अगर मैं बात करूं पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल तो थे ही, पर उन्होंने भारत के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने की कोशिश करी, जैसे कि सती सिस्टम, ठगी सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इनके द्वारा देखने को मिलेंगी जो इन्होंने यहाँ पे करी थी। नेक्स्ट आते हैं, हमने बात करी थी कि बॉम्बे और जो मद्रास है 1784 में हमने बात करी थी बॉम्बे और मद्रास अब किसके अंडर आएंगे, वो आएंगे बंगाल के अंडर में, पर उनकी कोई लेजिस्लेटिव पावर उनसे नहीं छीनी गई। 1833 में उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर के अधिकार थे वो इनसे छीन लिए गए, यानी इनकी जो कानून बनाने की शक्ति थी वो अब इनके पास नहीं रही। तीन चीज़ें होती हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव है उसका काम होता है कानून बनाने का, यानी कानून बनाने की पावर इन्हीं के पास होगी जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो इनसे छीन ली गई जो मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर थे। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपके लिए 1 सेकंड में लिख देंगे भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, लिखें भाई। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे, 1 सेकंड। तो अगर मैं बात करूँ, एक तो यूट्यूब आपके पास ऑप्शन, अरे यार अच्छा ठीक है, एक तो यूट्यूब ही आपके पास ऑप्शन है भाई। आप चैनल के उसमें जाएं कमेंट बॉक्स में वीडियो के और वहाँ पे जाके कमेंट कर दें। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास टेलीग्राम। थर्ड ऑप्शन है आपके पास व्हाट्सएप। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्हाट्सएप। ये दोनों जगह आपको एग्ज़ाम टॉक्स नाम से चैनल मिलेगा।
एग्ज़ाम टॉक्स नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करूँ तो फोर्थ ऑप्शन है भाई इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाएं और सर्च करें विकास तंवर 7924, तो आपको एक आईडी मिलेगी और वहाँ पे जाके भी आप मैसेज में पूछ सकते हैं अगर किसी को भी किसी टाइप का डाउट है तो। आई थिंक डाउट होगा नहीं। स्टार्टिंग में कोई नए टीचर से आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं, जैसे आप कहोगे कि यार इसका चेहरा देखियो कैसा है, इसकी आवाज़ देख कैसी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको डिफरेंट लगती हैं जब आप किसी से पहली बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब आप उनके साथ 3-4 दिन रेगुलर क्लास लगाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं समझनी, और आपको उनकी चीज़ें समझ भी आना स्टार्ट होती हैं। तो सेम काम यहाँ पे है भाई, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। हो चुका है रफ, और अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो हमने बात कर ली लेजिस्लेटिव पावर उनकी छीन ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है, अब उनको अथॉरिटी दे दी गई है कि वो भारत के अंदर कोई भी कानून जो बनाया गया है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। एक ही बात हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये पावर है कि वो ऐसा कर सकती हैं, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, अगर वो चाहे तो, ठीक है। ये सारी बातें इस कानून के अंदर कही गई। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है जितनी भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे या जितने भी सामान्य और आपके मिलिट्री अफेयर्स थे या कानून थे, उनको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल जो है उसके पास उनमें बदलाव करने का या उसको कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब गवर्नर जनरल तो ठीक है, पर ये गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या है? इसके अंदर 4 सदस्य थे जो कि गवर्नर जनरल की मदद करते थे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर उसको अपना जो विचार है वो प्रकट करते थे। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पहली बार भारत के अंदर, ठीक है, ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट है वो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट के अलावा भारत की भी गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे पहले तो क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इस तरीके से। पर यहाँ पे पहली बार कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कहीं ना कहीं वो पूरे इंडिया पे अपना अधिकार हमें ये शो कर रहे हैं कि आपका हो चुका है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी एक्ट के तहत या जितने भी कानून पास किए गए हैं, ठीक है, उन सभी को हमने यहाँ पे देखा है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, पहली बार भारत के अंदर जो लॉ कमीशन है उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और इसी लॉ कमीशन के पहले जो चेयरमैन या अध्यक्ष थे उनका नाम है लॉर्ड मैकुले। अब इस लॉ कमीशन को ये काम दिया गया कि जितने भी इंडियन लॉज हैं, जितने भी इंडियन लॉज हैं उनको आप कोडिफाई करो या आप उनको लिखो भाई, ठीक है, कि भारतीय जो कानून है जो राजा महाराजाओं के टाइम से चलते आ रहे हैं उनके अंदर क्या गलती पे क्या सजा है, क्या पनिशमेंट है, वो सारी चीज़ें लॉर्ड मैकुले की अध्यक्षता में यहाँ पे करी गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन लॉ कमीशन कौन थे? लॉर्ड मैकुले। अगर वो पूछें इंडियन लॉज वर कोडिफाइड इन, तो हम बता देंगे 1833 अंडर द लॉर्ड मैकुले, ठीक है, जो कि आपके चेयरमैन थे। अब यहाँ पे हमें बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो मिलती है, वो हमें क्या बोलते हैं, हाँ, वो हमें यहाँ पे टूटती हुई दिखेगी। तो जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वो डिवाइड हो जाएगी बंगाल प्रेसिडेंसी और इसके अलावा प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा के अंदर, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो दिल्ली के पास पहुंच चुके हैं, उनको पता है कि आने वाले समय में उनके पास इतनी पावर है कि वो दिल्ली के अंदर भी अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। तो आपका जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल है वो स्प्लिट हो चुकी है प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में, और एक आपकी जो बंगाल के अंदर थी उस प्रेसिडेंसी को हम बोलते थे फोर्ट विलियम। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कंप्लीट क्लास होते ही डाल दूंगा। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए
वो है कि इन नोट्स के साथ साथ में आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर टॉपिक के, ठीक है। तो चिंता नहीं लेनी भाई, नंबर पूरे आएंगे इस बार। तो ये इन्होंने स्प्लिट तो कर दी प्रेसिडेंसी की, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा, पर रियलिटी में ये कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कानून पास कर दिया पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा था 1813 में उन्होंने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे एनुअल एजुकेशन के लिए, पर मिले कब? 1823 में हुआ, पर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद भाई, 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो काफ़ी अजीब थे इनके काम। तो आगे देखते हैं क्या है। अब ये काम इन्होंने अच्छा किया जो कि आज के टाइम भी हमें देखने को मिलता है। इससे पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स की उसमें नौकरी करना चाहता है ना, तो कई बार हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, अलग अलग कास्ट के बीच में, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में, अलग अलग चीज़ों के बेसिस के ऊपर। पर यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की कोशिश करी है। इन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज़ों की नौकरी कर सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है, तो उसके रंग के आधार पे, उसके जन्म के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसकी रेस के आधार पे हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्राह्मण भी वहीं बैठे थे और दलित वर्ग जो है वो भी वहीं बैठ के वैसी ड्रेस पहन के ब्रिटिशर्स के लिए युद्ध कर रहा था, या उससे पहले उन्होंने युद्ध किया अंग्रेजों के लिए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है, या आप कह सकते हो जो उच्च वर्ग है, उसको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया कई बार। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही की है, क्योंकि पहले के टाइम में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है अलग अलग कास्ट के अंदर, अलग अलग रिलीजन के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट माय मिलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर अच्छा पॉइंट है, ठीक है, यूपीएससी टाइप का पॉइंट आपका ये यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। स्लेवरी की बात, सिविल सर्विस मान सकते हैं इसको, एनडीए में भी आ सकता है, पर सिविल सर्विस टाइप। यूपीएससी आप कहोगे सर एनडीए भी तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सीएपीएफ भी तो कराता है, सीडीएस भी तो कराता है, पर वहाँ पे मे भी पूछ लिया जाएगा, पर ये यूपीएससी सिविल सर्विस में ज़्यादा संभावना है। स्लेवरी की बात करें अगर पूछते हैं तो, स्लेवरी की अगर बात करें तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 में स्लेवरी सिस्टम अबोलिश कर दिया कि जितने भी ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं या खुद ब्रिटेन के अंदर स्लेवरी नहीं रहेगी। अब से हम यहाँ पे स्लेवरी या गुलामी सिस्टम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा यहाँ पे हमें झुकाव देखने को मिलता है क्रिश्चियंस की तरफ। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को तो 1833 में भेजा, इंस्टीट्यूशंस खोल दिए भाई इन्होंने कि भाई बदलाओ, इनका धर्म चेंज करवाओ इंडियंस का, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंस्टीट्यूट ओपन करने स्टार्ट किए ताकि वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएं और उनके लिए रूल करना आसान हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखो यहाँ से पहले अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ मद्रास के पास अलग पावर है, बॉम्बे के पास अलग से पावर है, पर यहाँ पे सारी की सारी पावर आ चुकी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब पावर किसी एक के हाथ में आ जाए या पावर को कहीं हम इकट्ठा कर दें, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जब हम पावर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी, ये मैंने बहुत बार बता दिया है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स कर सकता है, रिलीजन, कास्ट, रेस के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कलर के बेसिस पे भी, और ना बर्थ के बेसिस पे कि कहाँ उसका जन्म हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आगे हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1858। इसी तरीके से इस चैप्टर पे लगभग मेरे हिसाब से 2 क्लास और रहेंगे आपकी, और उससे पहले हम 1-2 चीज़ें जान लेते हैं भाई, ठीक है। मेन बात ये है कि अगर आप इन क्लासेस को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? आपने क्लास अटेंड करी,
पर यहाँ काम नहीं चलेगा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपके चीज़ें समझ आई हैं या नहीं। हम जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और उस सेशन के अंदर आप खुद तो पार्टिसिपेट करेंगे, अपने दोस्तों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे और कहेंगे देखें कमेंट करके कि किसके ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होते हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने अच्छे तरीके से क्लास लगाई है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आने की संभावना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको तो क्लास लगानी चाहिए, आपके दोस्तों को भी आप बताएं कि क्लासेस लगाएं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है भाई। और अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो मैंने आपको बता दिया है कि कहीं भी आप किसी भी टाइम मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं। आई थिंक आपको ऐसा कोई डाउट होगा नहीं। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार एक सेकंड। ओके, जय हिंद, जय भारत।